हेलो, कैसे हैं बच्चों? चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और इसके 6 लेक्चर आपके ऑलरेडी लग चुके हैं. So today we are starting the 7th lecture of this chapter, and in this lecture we are going to discuss about the various types of chemical reactions along with their examples. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप के ऊपर. आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन. एंड हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं और एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या एडवांटेज हैं. ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है, बल्कि आज का नहीं, मैं तो कहूँ आज के बाद लगभग 2 या 3 लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली इसी पोर्शन से आएंगे. तो ये 2 या 3 लेक्चर्स आगे के आज का मिला के ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ लेना है. बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं लेक्चर्स में से आपको मिलेंगे. कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ते हुए चलेंगे, किसी चीज को क्रैम नहीं करना है. ये सारे जो एग्जांपल्स अभी आपको बताए जाएंगे अलग अलग रिएक्शंस के, धीरे धीरे सब आपको याद हो जाएंगे. बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए. तो देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं ये बता दूं केमिकल रिएक्शन की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, और फिर हम एक एक करके इन सभी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ठीक है, कहीं ना कहीं जो रिएक्शन का नाम है वो उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें सजेस्ट कर देता है. हम समझ पाएंगे कि इस रिएक्शन में क्या होता होगा. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसके बाद दूसरी रिएक्शन आती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, इसके बाद आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. फिर आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ठीक है, सॉरी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ये तो हो गए मेन 4 टाइप: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट. लेकिन इनके अलावा कुछ और छोटी मोटी कैटेगरीज होती हैं केमिकल रिएक्शन की. वो एक्चुअल में देखा जाए तो इसी में से किसी ना किसी की कोई सब कैटेगरी है, कोई स्पेशल टाइप होगा. तो मैं वो भी यहाँ पर रिएक्शन के टाइप्स में लिख दे रहा हूं. मैं अलग से उनको एक्सप्लेन कर दूंगा. जैसे कुछ रिएक्शंस जो हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाती है. मैंने एक बार आपको बताया भी था ये कि जिन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता है वो अलग कैटेगरी में चली जाती हैं, उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह देते हैं. इसके अलावा एक और टाइप की रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. ठीक है, और फिर आएंगी आपकी रेडॉक्स रिएक्शंस. तो मेन आपके पास ये जो टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, ये आज मैंने आपको बता दिए हैं. पहले तो आप इन सभी के नेम्स को बिल्कुल याद रखें कि कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं. इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको 2 बातें ध्यान में रख के चलनी है. सबसे पहली चीज कि इनमें से कोई भी रिएक्शन, जैसे मैं बात कर लूं डिकम्पोजिशन की, तो हमें 2 बातें याद रखनी है. पहली बात कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती क्या हैं, और दूसरी बात इसके एग्जाम्पल, यानी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस इस कैटेगरी में आ रही हैं. तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसान है, तुरंत मिल जाएगा आपको, उसमें ज्यादा है नहीं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती क्या है. लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है कि कौन कौन सी रिएक्शंस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये आप एक दिन में नहीं सीख सकते. ये तो आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपके सामने कभी ना कभी नई नई टाइप की रिएक्शन आती जाएंगी, और उनमें से जरूरी नहीं है कि उनमें से बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होंगी जो इस कैटेगरी में फॉल करेंगी. तो धीरे धीरे आप जब चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तमाम केमिकल रिएक्शंस आपके सामने आएंगी, और डेफिनेटली उनमें से कुछ ना कुछ जो है वो इस वाली कैटेगरी की भी होंगी, और इवन हर कैटेगरी की कुछ ना कुछ रिएक्शंस आपको मिलती रहेंगी आगे आने वाले चैप्टर्स में. स्टार्ट करते हैं पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से. पहले आप इनके नेम्स नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो स्क्रीनशॉट से ज्यादा अच्छा होता है कि आप इसको नोट करें. नोट करने से क्या होता है, आपकी मेमोरी में वो चीज प्रिंट रहती है, वो चीज आपको याद हो जाती है. ठीक है, फिजिकल क्लास में
और ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम देखें तो यही डिफरेंस रहता है कि वहां पर जो फिजिकल क्लास में हमें टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो हम सारी बातें उनकी सुन के अपनी कॉपी पे नोट कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में वो, ठीक है, एक अच्छी तरीके से अपनी छाप छोड़ देती है। जबकि ऑनलाइन क्लास लेते समय हम लोग थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो वो चीजें उतना ज्यादा डीप इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाती है। ठीक है, तो कोशिश करिए स्क्रीनशॉट ना लेने की बजाय, ठीक है, सॉरी, स्क्रीनशॉट लेने की बजाय आप क्या करें, इन चीजों को नोट करने की कोशिश करें। कॉपी पेन लेके तो आप बैठते ही हैं वैसे भी, तो नोट कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ रही बात? और आपके पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई, लाइव क्लासेस में जब आप फिजिकल क्लास ले रहे होते हो कहीं पर, ठीक है, कोचिंग क्लास में या स्कूल में, तब तो दिक्कत ये रहती है कि छूट गया, साहब लिख रहे थे, सर ने इरेज कर दिया। यहाँ तो आप सर को ही पॉज करके देख सकते हो, वीडियो पॉज करिए, रिवाइंड करिए, लिख लें, उसके बाद आगे चलाइए। ठीक है, कितना सिंपल है। तो फिर भी आप आलस कर जाएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। तो स्क्रीनशॉट एक ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट से अच्छा जो है वो क्या है, इन चीजों को आप नोट कर लें, ज्यादा अच्छा इंपैक्ट जो है आपके माइंड पर इसका पड़ेगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं 1-2 लेक्चर्स में, उसके बाद मेरी बात मानेंगे। चलिए, केमिकल रिएक्शंस का जो फर्स्ट एग्जांपल है या फर्स्ट कैटेगरी है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये समझें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। पहले तो आप यही बताओ कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी का जुड़ जाना आपस में। तो 2 या 2 से ज्यादा चीजें अगर हैं, उनको हमने आपस में जोड़ दिया, हो गया कॉम्बिनेशन। भाई मैथ्स में भी तो आप करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स हैं, आपने उनको ऐड कर दिया, एडिशन कहलाएगा। सिंपल सी बात है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, कहीं कहीं पर बुक्स में आपको एडिशन रिएक्शंस भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो दैट इज द सेम थिंग, एक ही बात है। तो देखो, हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं कि दोज रिएक्शंस, ध्यान से समझना, दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more reactants, those reactions in which 2 or more reactants combine together, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, combine together to form a single product, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। are called combination reactions। देखिए कितनी आसान डेफिनेशन है। Those reactions in which 2 or more reactants combine together to form a single product are called combination reactions। बिल्कुल भी बुकिश लैंग्वेज नहीं है, डेली लाइफ वाली अपनी बहुत कॉमन और फ्रेंडली लैंग्वेज है, जो आप आसानी से याद कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप सेम लैंग्वेज लिखें, आप अपनी तरफ से लैंग्वेज जो है वो कह सकते हो ड्राफ्ट करके लिख सकते हैं। तो इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो क्या निकल रहा है कि ऐसी रिएक्शंस जिनमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन हो जाएं और एक प्रोडक्ट बनाएं, सिर्फ एक प्रोडक्ट। फोकस यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्ट एक ही बनना चाहिए, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनने चाहिए। उन रिएक्शंस को हम बोलेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, इनको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, भाई A + B = C। 2 रिएक्टेंट थे, A और B, दोनों कंबाइन हो गए और प्रोडक्ट कितना बना, सिर्फ एक। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। इतनी चीज आपके समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लेंगे फटाफट, फिर हम इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह लेकर और डिटेल में आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अब जरा देखो, जैसे मैंने अभी रिएक्शन लिखी थी A + B = C, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये है प्रोडक्ट। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 ही हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी बात 2 से ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आसानी से समझ में आ सकती है और मोस्टली एग्जाम्पल आपको 2 रिएक्टेंट्स के ही मिलते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स के एग्जाम्पल कम ही मिलेंगे, अभी आप लोग 10th क्लास में हैं। अब जरा देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैटेगरीज बनेंगी अभी और आगे। अब क्या सकता है कि ये जो A है, रिएक्टेंट A,
ये एक एलिमेंट हो सकता है और जो बी है वो भी एक एलिमेंट हो सकता है। मैं भी सबके एग्जांपल दूंगा। एक एलिमेंट ए एक एलिमेंट बी दोनों कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना देंगे सी। ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ये भी हो सकता है कि दो रिएक्टेंट हो ए और बी और तीसरा प्रोडक्ट बन रहा हो एक सी, लेकिन ये दोनों आपस में ये दोनों क्या हो, कंपाउंड हो। ए भी एक कंपाउंड हो और बी भी क्या हो, एक कंपाउंड। अब देखो इतना तो बेटा आपको आना चाहिए कि एलिमेंट और कंपाउंड होते क्या, ये आप मैथ में ही सीख चुके हैं। ठीक है, एलिमेंट एक टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं, ठीक है, प्योर सब्सटेंस ये भी होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं। कंपाउंड एक से ज्यादा टाइप के एटम से कंबाइन होकर केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर दो कंपाउंड्स जो है वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी मिलकर सी बना रहे हो, इनमें से एक कोई एलिमेंट हो और दूसरा कोई कंपाउंड हो। तो ये तीन कैटेगरी बनेंगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिले, कंबाइन हुए और प्रोडक्ट कितना बना, सिर्फ एक। अब वो जो रिएक्टेंट्स थे वो क्या थे, उसके बेसिस पर तीन कैटेगरी। अगर एलिमेंट्स ही एक एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है तो अलग टाइप की है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइन हो रहा है तो एक डिफरेंट कैटेगरी, और एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन हो रहा है तो एक डिफरेंट कैटेगरी। ठीक है, तो पहले मैं ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपको एग्जांपल दे दूं, फिर मैं इन कैटेगरीज के बारे में बता के इन कैटेगरीज के लिए एग्जांपल अलग अलग आपको दे दूंगा। पहले एक हम सिंपल सा एग्जांपल ले लें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। मान लीजिए मेरे पास मैग्नीशियम है, आप याद करिए मैंने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की रिएक्शन आपको पढ़ाई थी। मैग्नीशियम जो कि सॉलिड हुआ करता है और इसकी रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन से कराई जो कि गैस है। ठीक है, मैंने इसको, चलिए हीट यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, वैसे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, स्टार्टिंग में हीट देनी पड़ती है, ओवरऑल तो में मिल जाती है। हमने इसको रिएक्शन कराई इनके बीच में तो हमारे पास आया MgO। अब आप ध्यान से देखें, रिएक्टेंट्स कितने थे हमारे पास, एक मैग्नीशियम था, दूसरा ऑक्सीजन था, दो रिएक्टेंट्स थे, लेकिन प्रोडक्ट मुझे कितना मिला, सिर्फ एक, कौन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब ये रिएक्शन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। समझ में आ रही बात। अब हम इसके कैटेगरीज की बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के टाइप में पहला टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की भी सब कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, जो कि डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, कि जो दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ रहे हैं वो हैं क्या, दो एलिमेंट्स हैं दोनों, या फिर दोनों कंपाउंड है, या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड है। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो इसकी कैटेगरी नंबर 1 बनेगी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। देखो टू में लिख रहा हूं, हालांकि टू से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए हम टू को ही लेके चलेंगे। ये मैं समझना कि सबने टू लिख दिया तो सिर्फ दो ही एलिमेंट जुड़कर बनेंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पहली कैटेगरी पढ़ रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। तो डेफिनेशन भी अगर लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे कि दोज रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड या प्रोडक्ट। ठीक है, हालांकि इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, डेफिनेशन पूछी तो कॉम्बिनेशन की ही पूछेगा, लेकिन एग्जाम्पल आपको सबके अलग अलग पता होने चाहिए। तो जैसे मैंने ऊपर जो एग्जाम्पल लिखा था, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ। यहाँ पर मैग्नीशियम एक सॉलिड, ऑक्सीजन एक गैस, दोनों की रिएक्शन से बना MgO जो कि एक सॉलिड होता है। ठीक है, ये देखिए मैग्नीशियम भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। ठीक है, दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक कंपाउंड है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस तो ये है ही, साथ ही साथ ये किस टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे H2 है और O2 है, ये भी एक गैस है, ये भी एक गैस है। मैंने दोनों को मिला दिया और मुझे मिल गया वाटर जो कि एक लिक्विड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट, दोनों एलिमेंट्स कंबाइन हुए, नया कंपाउंड बना दिया वाटर। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस तो ये है ही, साथ ही साथ क्या दिख रहा है मुझको कि ये कॉम्बिनेशन दो एलिमेंट्स का है। हम और भी इसके एग्जांपल ले सकते हैं,
मान लीजिए मेरे पास आयरन है जो कि एक सॉलिड है और मैंने इसकी रिएक्शन सल्फर से करा दी, तो सल्फर से रिएक्शन जब कराएंगे इसकी तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा FeS, ठीक है, आयरन सल्फाइड जो कि एक सॉलिड है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं आयरन एक सॉलिड, आयरन एक एलिमेंट है, सल्फर भी एक एलिमेंट है, हमने दोनों की रिएक्शन करवा दी और क्या मिल गया हमको FeS। हालांकि ये रिएक्शन आपको हीट कराने से ही मिलेगी, ये रिएक्शन आप हीट करा कर ही करा सकते हैं, बिना हीट के नहीं हो सकती। समझ आ रही बात? और एग्जांपल चाहिए? चलिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी रिएक्शन आप लिख सकें, N2 प्लस H2, ये भी एक गैस है और ये हाइड्रोजन भी एक गैस है, यहां से मुझे क्या मिला था NH3, ये भी एक गैस है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से क्या बना था अमोनिया गैस। ये दो चार एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। मैंने कहा था एग्जाम्पल पर अभी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ समझ लो कि ये एग्जाम्पल अगर मैंने इस कैटेगरी में लिखा तो क्यों लिखा, इससे क्या फायदा होगा। आगे के चैप्टर्स में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आपको लिखी हुई दिखेगी, आपका माइंड तुरंत क्लिक करेगा कि ये रिएक्शन तो उस वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है जो सबने बताई थी। सारी कैटेगरीज के एग्जाम्पल दूंगा, सब समझ लेना। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जहां पर भी आपको कोई केमिकल इक्वेशन लिखी हुई दिखेगी, आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है। ये चैप्टर आपका अच्छे से तैयार है या नहीं है, इस बात का जो कह सकते हो गारंटी है, इस बात की जो परीक्षा है वो इसी चीज से हो पाएगी कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन देखें अपनी बुक की और उसको बता दें कि ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। समझ रहे ना? अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आपने चैप्टर अच्छे से नहीं समझा और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। चलिए अब दूसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं। ये तो क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स था। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स की। देखिए दूसरी कैटेगरी इसी में कॉम्बिनेशन ऑफ है, सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल, ठीक है। बस रिएक्टेंट के टाइप के अकॉर्डिंग हमने इनके भी टाइप बना दिए। एक एग्जांपल पहला हम इसमें ले रहे हैं। मान लीजिए NH3 हमारे पास एक गैस है और इसकी रिएक्शन हम HCl से करवा दें, ठीक है। HCl ये भी एक गैस होती है, लेकिन अगर इसको गैस को वाटर में पास करा दें तो फिर ये सॉल्यूशन के रूप में आ जाती है, फिर हम उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। समझ में आ रही बात? वैसे आमतौर पर जो HCl है वो क्या है, एक गैस है, लेकिन गैसियस फॉर्म में ये एसिडिक नेचर शो नहीं करेगी। ये सब बातें हम अगले चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लें। अगर HCl गैस को हम वाटर में पास करा दें तो यही बन जाता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। गैसियस फॉर्म में ये एसिडिक नेचर को शो नहीं करेगी। फिलहाल हमें इस रिएक्शन में इसको गैसियस फॉर्म में लेना है। दोनों की रिएक्शन कराई। NH3 क्या है, अमोनिया, एक कंपाउंड है, देखो दो तरह के एटम से बना है। HCl एक कंपाउंड है, दो तरह के एटम से मिलकर बना है। ये दोनों कंपाउंड्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलेगा NH4Cl, ठीक है, जो कि एक सॉलिड होता है जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये वही आपने 9th में पढ़ा था कि सब्लिमेशन शो करता है। ये इसको आप हीट करोगे, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, ये डायरेक्टली गैस बन जाता है। इसको आप किराने की दुकान से नौसादर के नाम से मिल जाएगा आपको, नौसादर, ठीक है। इसका काफी ज्यादा यूज होता है। इसका हिंदी में जो कॉमन नेम है वो क्या है, नौसादर। आप किसी भी अच्छी जो पुरानी किराने की दुकान है वहां से इसको खरीद सकते हैं, मिल जाएगा आपको। केमिस्ट्री लैब में तो होता ही है, लेकिन नॉर्मल एक बहुत ही आम और बहुत ही कह सकते हैं कॉमन सा केमिकल है, ठीक है। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल हमारा क्या है, मान लीजिए मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ये मैंने आपको इससे पहले भी एक रिएक्शन में लिखवाया था, जो कि एक सॉलिड होता है। अगर क्विक लाइम की रिएक्शन मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करा दूं, ठीक है, तो इससे बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक सॉलिड होता है। ये क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल या चौक। एक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड,
दोनों कंबाइन होकर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस टाइप की है, ये दो कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन है। देखिए दोनों चीजें क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, एक और एग्जांपल चलिए ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास अमोनिया गैस है NH3 और इसकी रिएक्शन मैंने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से करा दी। तो यहाँ पर हमारे पास एक जो कंपाउंड है वो है NH3, दूसरा कंपाउंड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। जब इन दोनों को हम आपस में मिक्स कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो ये कंबाइन होकर हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट देंगे और वो प्रोडक्ट होगा अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। इसका नाम होगा अमोनियम सल्फेट। ठीक है, जो कि एक्वा सॉल्यूशन के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की कौन सी कैटेगरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड, जिसमें दो कंपाउंड आपस में मिलकर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब हम चलते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ। उसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन तो वहां पर भी होगा, दो रिएक्टेंट जुड़ेंगे आपस में और एक प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन उनमें से एक रिएक्टेंट एलिमेंट होगा और दूसरा रिएक्टेंट क्या होगा, एक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सी कैटेगरी, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे इस रिएक्शन में। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्टेंट तो है CO, जो कि एक गैस है जिसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। काफी पॉइजनस गैस होती है, अगर ये हम इनहेल कर लें तो होता क्या है, ये जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर ये ज्यादा मात्रा में हम इनहेल कर लेंगे किसी तरीके से, ठीक है, तो ये हमारे जो ब्लड होता है हमारा, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है और पूरी बॉडी में जाने लगता है। अब इससे हमें नुकसान क्या होता है, देखिए नुकसान ये होता है कि आमतौर पर हीमोग्लोबिन का जो काम होता है वो क्या है, जैसे हम ब्रीद इन करते हैं, सांस अंदर जाती है, उससे जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचता है, तो पहले लंग्स में ये ऑक्सीजन जाता है और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है। ऐसे हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गया और हीमोग्लोबिन उसको, ठीक है, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में क्या करा देता है, ट्रांसपोर्ट करा देता है। इस तरीके से हमारी बॉडी की हर सेल तक वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर पहुंचती चली जाती है और हर सेल जो है वो रेस्पिरेशन करने में सक्षम हो जाती है और हमारी जो कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस चलती रहती है। यानी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी, हीमोग्लोबिन की कह सकते हो दोस्ती होती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन जब बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचने लगती है, तब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या कर लेता है, अटैचमेंट कर लेता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है, जो मित्रता है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा किसके साथ है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। यानी कि जैसी कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में गई, ठीक है, लंग्स के थ्रू आपके अंदर पहुंची, वैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच होगा और अब आपकी बॉडी में हर सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, क्या पहुंचेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचेगा। और जब ऑक्सीजन आपकी सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, आपकी सेल्स रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगी और अगर आपकी सेल्स रेस्पिरेशन नहीं कर पा रही है तो समझिए फिर आपका क्या होगा, वो सेल्स धीरे धीरे मरने लगेंगी। पहले आदमी अनकॉन्शियस होता है, बेहोश होता है और लगातार ब्रीदिंग से कुछ समय बाद उसकी डेथ भी हो जाती है। ये जो पूरा सिनेरियो, ये पूरी जो कंडीशन है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहा जाता है। ये काफी डेंजरस सिचुएशन है। ठीक है, तो CO गैस के इनहेलेशन से बचना है। जब भी किसी फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की कम मात्रा में उसको जलाया जाता है, तब ये गैस निकलती है। और बहुत सारे जगह व्हीकल्स के जो साइलेंसर से धुआं निकलता है ब्लैक, उसमें भी ये मौजूद रहती है। तो काफी डेंजरस पॉइजनस गैस है। तो CO की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन से करा दूं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किस टाइप का एग्जांपल है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है क्योंकि दो एलिमेंट्स है इसमें, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, और ये एक एलिमेंट है। तो एक कंपाउंड और एक एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड वाली कैटेगरी की कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं।
मान लीजिए मेरे पास CO2 है और इसकी रिएक्शन मैंने कार्बन से करा दी। सॉलिड होता है कार्बन, थोड़ा पास लिख देता हूं यहाँ पर, ये गैस होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिर CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, ये दोनों कौन सी कैटेगरी की हैं? एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। ठीक है, और रिएक्शन अगर आप लिखना चाहें तो एक और रिएक्शन लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए NO है मेरे पास, नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस होती है, इसकी रिएक्शन आप O2 से करा दें तो ये भी आपको क्या देगा? NO2 देगा। ठीक है, नाइट्रोजन के ही ऑक्साइड है दोनों। ठीक है, आप ध्यान रखें, ये थोड़ा लोअर ऑक्साइड है, ये हायर ऑक्साइड है। समझ में आ रही बात? तो ये जो चीजें आपके सामने आई, ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के टाइप्स थे। कैटेगरी किस बेस पे बनाई हमने कि जो दो रिएक्टेंट्स हैं वो है कौन सी स्टेट में। अगर दोनों एलिमेंट्स हैं एक अलग कैटेगरी बन गई, अगर दोनों कंपाउंड्स हैं तो एक डिफरेंट कैटेगरी बन गई, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड है तो एक डिफरेंट कैटेगरी बन गई। लेकिन तीनों में कॉमन क्या है कि वो दोनों आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट सिर्फ एक ही दे रहे हैं हर केस में, इसीलिए वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर में आ रहे हैं। अब अगली टाइप की रिएक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और इस टाइप की रिएक्शन से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन 100% रहता ही है, ये एकदम श्योर है। ठीक है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हर साल के बोर्ड एग्जाम में इस रिएक्शन का कोई ना कोई क्वेश्चन जो 100% मिलता है। ये एकदम श्योर है, श्योर एंड सर्टेन, कोई इसमें दो राय नहीं है। किसी भी ईयर का आप सेट उठा के देख लें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से एक क्वेश्चन जरूर होगा, मिनिमम एक, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, आप समझे कि कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जोड़ रहे थे और प्रोडक्ट कितना बन रहा था? एक। ये जस्ट उसका अपोजिट है, डिकम्पोजिशन मतलब कंपोजिशन का उल्टा, तोड़ देना, किसी चीज को तोड़ देना। इसका मतलब इसमें एक रिएक्टेंट होगा और रिएक्टेंट टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और उससे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो मैं यहां पर क्या लिखूं? दोज रिएक्शंस in which a reactant splits into two or more products are called डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डेफिनेशन से एकदम क्लियर हो रहा है कि इसमें होगा क्या? एक रिएक्टेंट होगा, उस एक रिएक्टेंट को क्या करा जाएगा? स्प्लिट कराया जाएगा, तोड़ा जाएगा और वो रिएक्टेंट टूटने के बाद दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हम कहेंगे कि वो रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक सॉलिड होता है, अगर मैं इसको हीट कर दूं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है, ये सॉलिड और ये गैस। अभी मैंने इसकी उल्टी रिएक्शन आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल में भी लिख के दिखाई थी। मैंने तब ये रिएक्टेंट के रूप में लिखा था, प्रोडक्ट ये बना था। इस बार ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि जस्ट पहले वाले का अपोजिट है। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। डजंट कंफ्यूज, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं होना चाहिए। सब कुछ सिंपल है, सब कुछ आपके सामने है। समझ में आ रही बात? और भी कुछ एग्जांपल देखेंगे, लेकिन हम इसको भी पहले कैटेगराइज कर लेते हैं। ये तो मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल यहाँ बता दिया। अब हम पहले इसको भी कैटेगराइज करेंगे। देखिए पिछली वाली का कैटेगराइज जो हमने करा था वो किस बेस पर किया था? वहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स थे, तो हमने कहा था कि वो रिएक्टेंट्स किस टाइप के हैं, क्या दोनों एलिमेंट हैं या दोनों कंपाउंड हैं या एक एलिमेंट एक कंपाउंड है। लेकिन यहाँ तो जो कुछ है वो एक ही है, तो चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता, एलिमेंट को तो आप तोड़ ही नहीं पाओगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर कंपाउंड ही होगा।
तो वो जो कैटेगराइजेशन का बेस था वो यहाँ पे नहीं लागू हो पाएगा। यहाँ पर हम किस बेसिस पर काम करेंगे उसको जरा समझिए, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर बहुत ध्यान से जरा आप थोड़ा सा गौर करें कि मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं आपसे कि स्टॉक होल्डर को तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, तो क्या होगा? आप इसको पकड़ेंगे और इस तरीके से क्या करेंगे, ताकत लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स। लेकिन अगर मैं कहूं बिना फोर्स लगाए तोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे इसको रख दूं, मान लीजिए अपने हाथ पे रख दिया, मैंने कहा आप इसको तोड़ दो, इज इट पॉसिबल? क्या आप इसको तोड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें उसमें ताकत लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो टूटेगा। और ताकत या फोर्स तभी लगा पाओगे जब एनर्जी होगी। समझ आ रही बात? इसका मतलब ये होगा बेटा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमेशा किसी ना किसी रूप में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे इससे पहले मैंने जो एग्जांपल लिखा था कैल्शियम कार्बोनेट, उसको आपने हीट किया तब वो डिवाइड या स्प्लिट होके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हुआ। क्या बिना हीट दिए वो हो जाती रिएक्शन? इम्पॉसिबल, कभी नहीं होगा। यानी आप ये बात ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, नोट में आप लिख लें कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस requires some amount of energy। ये नोट कर लें आप कि सभी टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं उनमें कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। 99% या 98% केसेस में ये बात बिल्कुल सही है। एक दो ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जिन पे ये चीज लागू नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब क्या है, सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को एनर्जी चाहिए तभी तो वो होंगे, इसका मतलब वो सब एंडोथर्मिक है। लेकिन ऐसी भी कुछ रिएक्शंस होती हैं डिकम्पोजिशन में जो एक्सोथर्मिक होती हैं। फिलहाल मैं अभी आप उनके चक्कर में आपको नहीं डाल रहा हूँ। आप ये मान के चलें कि ऑलमोस्ट सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो एंडोथर्मिक है, उनको जब एनर्जी दोगे तब वो प्रोसीड होंगी। आप ये मान के चलें, ऑलमोस्ट वर्ड मैंने लगाया, 100% में नहीं कह रहा हूँ। समय आने पर मैं ऐसी रिएक्शंस के एग्जांपल भी आपको दे दूंगा जो एक्सोथर्मिक होंगी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होने के बावजूद भी, ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, क्या ध्यान से समझना, हमने बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी। अब किस फॉर्म में आप एनर्जी उसको दे रहे हो, उसी के बेसिस पर उसका नाम जो है बदल के रख दिया जाएगा या कैटेगरी बना दी जाएगी। जैसे अगर आप उसको हीट के रूप में एनर्जी दे रहे हो, अगर आप एनर्जी हीट के रूप में दे रहे हो तो ऐसी रिएक्शन का नाम हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। आप ये चीज नोट कर लेना और बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, याद कर लेना इसको। पहले इस लाइन को देख लो कि ऑलमोस्ट सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी चाहिए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की जो कैटेगरीज बनेंगी वो इस बेसिस पे बनेंगी कि आप किस फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो। अगर आप हीट दे रहे हो तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब ही क्या है, हीट। और कभी कभी क्या होता है, हम एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट के रूप में देते हैं, तब हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तब हम उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सब में सेम है क्या, डिकम्पोजिशन। एक रिएक्टेंट टूटेगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन कैसे टूटेगा, जब हम एनर्जी देंगे। अगर हम एनर्जी हीट के रूप में दे रहे हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दे रहे हैं तो हम बोलेंगे उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। या फिर अगर हम एनर्जी उसको लाइट के रूप में दे रहे हैं, सनलाइट के रूप में, तब हम उसको नाम देते हैं फोटोलिसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है, रिएक्शन। तो इस तरीके से आपने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की
3 कैटेगरी आपके सामने आई। कॉम्बिनेशन की भी 3 कैटेगरी थी, लेकिन वहां पर क्या बेस रखा था कि रिएक्टेंट्स जो है वो एलिमेंट है या कंपाउंड है। या तो रिएक्टेंट एक ही होगा और 100% वो कंपाउंड ही होगा, तभी आप उसको स्प्लिट कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर जो कैटेगरी बनाई वो किस बेसिस पर बनाई, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लेंगे। हर टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी किस फॉर्म में दी जा रही है, उसी फॉर्म के बेस पर हमने नाम बना दिए, 3 कैटेगरी बना दी। हीट की फॉर्म में दे रहे हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या लाइट की फॉर्म में दे रहे हो तो फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इतना ही रखेंगे फिलहाल हम आज के इस लेक्चर में। छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। अब आप पहले इन चीजों को ध्यान से समझ लें, ठीक है। अब मैं अगले लेक्चर में इन सब के एग्जाम्पल दूंगा और मैं यहाँ पर लिख दूं कि ये जो चीज है ना डिकम्पोजिशन, भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक फ्रेश मूड में आप कल इसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, और इसी के साथ में 1-2 टाइप की रिएक्शंस और कवर कर लूंगा। ठीक है, ये लगभग मैंने कहा था 3 लेक्चर्स में आपका हो पाएगा। तो आज पहला लेक्चर था, 2 लेक्चर अभी और लगेंगे, तब ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है रिएक्शंस के टाइप का आपके समझ में आएगा, और वही जो है कुछ आगे काम भी आएगा। मैं जल्दी जल्दी समझा दूं एक ही लेक्चर में तो उसका कोई मतलब भी नहीं रह जाता। ठीक है, अभी आपके पास काफी टाइम है, आप इसको रिवाइज कर लेंगे। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।